AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 4 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं उन सब को हम मिनिमम टाइम में कवर करेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। सोर्सेस एंड इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले रेन वाटर। ये बेसिकली प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर का होता है, लेकिन एयर से कुछ इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट कर सकता है। सरफेस वाटर जो होता है वो बेसिकली रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटी जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर बेसिकली होता क्या है कि जो वेल्स या फिर बेसिकली अंडरग्राउंड के अंदर पाया जाता है। समझने वाली बात यह है कि इन ग्राउंड वाटर के अंदर जनरली तो ये क्लीनर होते हैं, इनको हम बेसिकली पहले के ज़माने में ड्रिंक भी कर देते हैं, लेकिन अभी ये ज़्यादा डिजॉल्व्ड साल्ट्स एंड मिनरल्स को कंटेन करते हैं। सी वाटर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसको ड्रिंक करना सेफ़ नहीं माना जाता है। इम्प्योरिटीज़ 3 तरीके की होती हैं: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर सैंड और मड वगैरह चीज़ से इम्प्योरिटी जाती हैं। केमिकल इम्प्योरिटी के अंदर सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो कि हार्डनेस को कॉज करते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के अंदर बैक्टीरिया, एल्गाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। टेम्पररी हार्डनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस हार्डनेस को कॉज करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए हम हीटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, जो कि इनको इनसॉल्युबल कार्बोनेट के सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होता है। ये बेसिकली जब हम इनको बॉयल करते हैं तो ये ब्रेक नहीं करते हैं, जिसके लिए हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं। बॉयलर ट्रबल्स। बेसिकली होता क्या है कि जब हम हार्ड वाटर को बॉयलर्स के अंदर यूज करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, जैसे कि स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे बॉयलर की इफ़िशियंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। कोरोजन प्रोसेस क्या करता है, ये बेसिकली हमारे बॉयलर वाटर के साथ बेसिकली वाटर की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिएक्ट करती हैं और डैमेज को कॉज करती हैं। फोमिंग क्या होता है कि जब हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स स्टीम के साथ मिलते हैं तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। चौथे नंबर पर आता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे बॉयलर के अंदर एक्सेसिव अल्कैलिनिटी हो जाती है तो वो हमारे बॉयलर के मटेरियल को वीकन कर देती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बॉयलर ट्रबल है। अब बेसिकली हम हार्ड वाटर जो कि बेसिकली टेम्पररी हार्डनेस तो हमने हीटिंग से रिमूव कर लिया, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं, जो कि बेसिकली ये इस टेबल में बताया गया है। लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को सॉलिड्स के फॉर्म में रिमूव कर देता है, जबकि जियोलाइट प्रोसेस जो होता है वो एज अ होल केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है वो सारे के सारे सॉल्ट्स को रिमूव करता है। और चौथे नंबर पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑल इन वन रिमूव कर देता है। अब यूज़ की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस को एल से यानी कि हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस को हम बेसिकली होम या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस लैब्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज की जाती हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती हैं वो बोटल्ड वाटर प्लांट, जहाँ पर कि बेसिकली वाटर की जो प्लांट्स होती हैं वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। अब की फीचर की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो जनरली एक्सपेंसिव होता है, बट लार्ज क्वांटिटी जो होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है कंपैरेटिवली। वहीं पर जियोलाइट प्रोसेस की बात करें तो ये एक इजी टू ऑपरेट प्रोसेस होता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो बेसिकली सेटअप होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस एज एन ओवरऑल ये बेसिकली एक अल्ट्रा प्योर वाटर देता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो बेसिकली पता ही होगा, आरओ वाटर फिल्टर्स जो घर के अंदर यूज होती हैं, इनके द्वारा जो वाटर होती हैं वो बेस्ट होती हैं ड्रिंकिंग के लिए। मतलब जो ये बेसिकली ओवरऑल रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बेस्ट होता है। बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस के अंदर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हार्डनेस होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम EDTA यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड को यूज करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, जिसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे कि हम पीएच को ओवरऑल 10 के आसपास यानी कि बेसिक मीडियम के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि फिर हम इसको एक एरायोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर से बेसिकली मिक्स करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जब हम ये प्रोसेस को करेंगे अपने लैब्स के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो वाइन रेड या फिर रेड कलर के अंदर चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वहीं इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को EDTA के साथ एक ब्यूरेट में रख करके धीरे धीरे करके टाइट्रेट करेंगे और ये सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर के अंदर बदल जाएगा, जिसमें कि ये पता चलेगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे आयन जो होंगे वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जितने वॉल्यूम ऑफ EDTA को हम यूज करेंगे उसी को बेसिस पर हम हार्डनेस को डिटरमाइन कर पाएंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ppm और मिलीग्राम पर लीटर दोनों सेम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और हम इसको बेसिकली जो होता है हार्डनेस को वो ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ही अमाउंट्स ऑफ CaCO3 जो यूज हुआ है उसमें टर्म्स में मेजर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कैलिनिटी का मतलब ये होता है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर ने एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है। ये बेसिकली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की डिटर्मिनेशन की वजह से हम कर पाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक वाटर सैंपल को लेते हैं, उसके अंदर फेनोप्थिन और मिथाइल ऑरेंज के 2 इंडिकेटर्स पुट करते हैं। जो बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर हम एसिड को टाइट्रेट तब तक करते रहते हैं जब तक कि फेनोप्थिन कलरलेस नहीं हो जाता और मिथाइल ऑरेंज बेसिकली अपने कलर को ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट नहीं कर लेता, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हम बेसिकली अल्कैलिनिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे, जो एसिड का वॉल्यूम हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे, जिसको कि हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, उससे ही हम अल्कैलिनिटी को डिटरमाइन कर पाएंगे। फ्यूल के बारे में समझ लेते हैं। फ्यूल बेसिकली कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसको कि जब हम बर्न करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है या फिर पावर के फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टेट्स के बेसिस पर ये सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल या फिर गैसियस फ्यूल्स हो सकते हैं, जिनके अंदर कोल, पेट्रोल और LPG बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस पर ये नेचुरल फ्यूल्स और आर्टिफिशियल फ्यूल्स के अंदर आ सकते हैं। नेचुरल फ्यूल के अंदर जो कि डायरेक्टली नेचर के अंदर से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल फ्यूल्स जो होते हैं उनको मैन मेड होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, चारकोल या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल की बात करें तो सबसे पहले उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसे जब हम बर्न करें तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके दे सके। दूसरे नंबर पर उसे हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। तीसरे नंबर पर वो चीप होना चाहिए और हर एक जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। चौथे नंबर पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि वो इन्वायरमेंट को लेस पोल्यूशन करे या फिर उसे लेस डिग्रेड करे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली ये बताती है कि जब भी हम 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे तो हमें कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होकर मिलेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरे नंबर पर आता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग हाई हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके दौरान जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, साथ के साथ हीट जो कि हमें रिकवर होके मिलता है जब हम कंडेंसेशन करते हैं वाटर वेपर जो कि फॉर्म हुई रहती है उस हीट के दौरान। जबकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो लोअर हीटिंग वैल्यू होती है। याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर हम नेट जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जो बर्न करने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर हम टोटल एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि GCV जो होगा वो NCV से ज़्यादा होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला GCV = NCV + M × 587 दिया गया है, जहाँ पर कि M क्या है? M जो होता है वो मास ऑफ वाटर कंबसन के दौरान जो भी फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं या फिर अब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशंस करते हैं उनके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं? GCV को मेजर करते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम NCV को मेजर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है। वो ये बताता है कि हमें बेसिकली नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फ्यूल से मिलेगी उसी को हम स्टडी करते हैं।
बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली क्या होता है, इसको यूज करके हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक एक्यूरेट मेजर देता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो। जब हम उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर पुट करते हैं और पर्टिकुलर ऑपरेशंस से बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर उस फ्यूल को जब बर्न करते हैं, तब ये जो वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से और आसानी से समझाता हूँ। होता क्या है, इसके अंदर जो छोटा सा कप आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल को पुट करते हैं, साथ के साथ एक ऑक्सीजन जिसको कि हम हाई प्रेशर पर पुट करते हैं, ताकि जो कंबसन प्रोसेस हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। उसके बाद इन जो कप जिसके अंदर हमने फ्यूल को और ऑक्सीजन को एट हाई प्रेशर भर रखा है, उनको हम इस पर्टिकुलर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर प्लेस कर देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर खाली जगह है, उसके अंदर हम वाटर भर देते हैं और उसको बेसिकली क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी हीट एनर्जी का लॉस ना हो सके। उसके बाद हम बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके कारण जो फ्यूल होता है वो कम्प्लीटली बर्न करता है और वाटर जो होता है वो हीट करता है। जिसके बाद हम उस पर्टिकुलर वाटर के टेम्परेचर को बेसिकली राइज इन टेम्परेचर को जब मेजर कर लेते हैं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय ड्यूलॉन्ग्स मेथड। इसके अंदर बेसिकली हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूले से, जिसके अंदर अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ सल्फर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसको अगर हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला से हम कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाई हाइड्रोजन एंड सल्फर। एट द वेरी सेम टाइम ऑक्सीजन जो होता है वो हीट को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बर्न करके वाटर को फॉर्म करता है। याद रखने वाली बात यह भी है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन और कार्बन की कंटेंट होगी, फ्यूल उतना ही बेटर होगा। रैंकिंग ऑफ कोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कोल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है और कितना एनर्जी कंटेंट वो कंटेन करता है। सबसे पहले आता है पिट कोल, जो कि यंगेस्ट कोल है, जिसके अंदर लो एनर्जी एंड लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। दूसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, जो कि स्लाइटली ओल्डर कार्बन का फॉर्म है, जो कि ब्राउनिश होता है, लेकिन इसके पास पिट कोल से ज़्यादा एनर्जी होती है। और फिर आता है बिटुमिनस कोल, जिसके अंदर जो बेसिकली मीडियम एनर्जी होती है और इसको यूज़ किया जाता है वाइडली। और सबसे प्योरेस्ट आता है जो कि एंथ्रासाइड कोल, जिसके अंदर हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है और ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। याद रखने वाली बात यह है कि कोल जो होता है वो हार्डर और एनर्जी रिच तब होता है जब वो ओल्डर होते जाता है। एनालिसिस ऑफ कोल के लिए एक बेसिकली एक मेथड है, जिसको कि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस या फिर क्विक एनालिसिस बोलते हैं। इससे हम इमीडिएट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल को पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट अगर पता करना है, तो वाटर इन कोल, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा उतना ही फ्यूल या फिर कोल जो होगा, बेसिकली कोल की एनालिसिस में कोल बेटर होगा। वोलेटाइल मैटर क्या होता है, जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं कोल को बर्न करने पर। तीसरे नंबर पर एस कंटेंट, ये बेसिकली क्या होता है कि जो बर्निंग के बाद कोल को जो लेफ्ट ओवर कंटेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं एस कंटेंट। एस कंटेंट में याद रखने वाली बात यह है कि जितना कम एस होगा, यानी कि राख, उतना ही कोल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बेटर प्रॉपर्टीज़ आएंगी। चौथे नंबर पर आता है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, बेसिकली जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ये तो पता ही है। तो वहीं एक्चुअल फ्यूल का कंटेंट कार्बन के अंदर कितना ज़्यादा होगा, उसी को हम फिक्स्ड कार्बन बोलते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बाद दूसरा मेथड है अल्टीमेट एनालिसिस, जिसमें कि हम डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोल करते हैं। ये बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कोल की, वहाँ पर इस अल्टीमेट एनालिसिस को किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि इससे हम एग्जैक्ट परसेंटेज, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं इसको बेसिकली फ्यूल की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए और पोल्यूशन पोटेंशियल क्या है बेसिकली कोल का, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम अल्टीमेट एनालिसिस यानी कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोल को करते हैं। बायोगैस बेसिकली एक रिन्यूएबल फ्यूल होता है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि लीव्स, प्लांट्स या फिर एनिमल डंग से बनाए जा सकते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में डाल दिया जाता है, जैसे कि एनारोबिक डाइजेस्टर जिसको कि हम बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन
ऑर्गेनिक वेस्ट पे काम करते हैं और इनको बेसिकली मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बायोगैस क्यों बेहतरीन है, इसमें समझने वाली बात यह है क्योंकि ये वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे। ये मीथेन को क्लियरली बर्न करता है, जिससे कि पोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है और ये एक इको फ्रेंडली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बायोगैस के द्वारा होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है उनको रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़, ये क्लीन एनर्जी देता है जिसको कि हम कुकिंग, लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली रूरल इकोनॉमी यानी कि एनिमल्स और प्लांट के वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो ये बेसिकली मीथेन की फॉर्मेशन करता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो मीथेन का फॉर्मेशन होता है उसके लीक्स अगर होते हैं तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ओवर यूज करेंगे तो वो सॉइल क्वालिटी को भी डिग्रेड कर सकती है। सेशन की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें।